21वीं सदी में हम जी रहे हैं और विकास की बातें कर रहे हैं। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत जब अपनी 100वीं सालगिरह आज़ादी की मनाएगा तब भारत विकसित देश होगा। भारत लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र के लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग चुनौतियों का सामना करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी ओर कहीं ना कहीं अभी भी हम ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाए हैं। अभी भी अच्छा डेवलपमेंट किसे कहते हैं ये हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं। अभी भी कई एरियाज़ में हम अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, यहाँ तक कि बुनियादी सुविधाएं, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुँचा पाए हैं। हमारे जीवन में जिस चीज़ का हम रोज़ रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना हमारा खाना कभी भी बन नहीं सकता, और वो है नमक। और कोई भी चीज़ हमारे खाने में हो कि ना हो, लेकिन नमक अगर थोड़ा बहुत भी कम हो तो खाना हमेशा बेस्वाद या बहुत ज़्यादा आप नहीं खा सको ऐसा हो जाता है। लेकिन कभी आपने जाना है कि वो जो नमक बनाते हैं वो रोज़ रोज़ कौन से सिचुएशन से गुज़रते हैं। आज आपको एमएस यूनिवर्सिटी लाई हूँ और एमएस यूनिवर्सिटी की फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, होम साइंस के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहाँ के बच्चों ने जो अगरिया हैं, जिसे सॉल्ट मैन हम कहते हैं, जो नमक पकाते हैं और कड़ी धूप में, जो रेगिस्तान में रहकर, समंदर के किनारे रहकर हमारे लिए नमक तैयार करते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी चुनौतियों से भरी रहती है। बेसिकली हम अपने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को फील्ड में भेजते हैं, दैट इज़ रूरल प्लेसमेंट हम इनका करवाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य इस चीज़ को करने का ये रहता है कि हमारे जो बच्चे ह्यूमन डेवलपमेंट की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं यहाँ से, वो जाके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जाके उसको अप्लाई करें। बेसिकली एक रूरल सेटिंग बिल्कुल अलग होती है, और ये करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अभी भी हमारी मोस्ट जो ज़्यादा आबादी है देश की, वो अभी भी रूरल सेटिंग्स में रह रही है। तो हमारे बीइंग अ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोफेशनली बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अलग अलग सेटिंग्स में जाके उन चीज़ों को सीखें और उनसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लें और उनसे उसमें रिफ्लेक्ट बैक कर पाए। तो हम इस चीज़ को लेते हुए हम आगे गए और हम एक गंतर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ एन NGO सिचुएटेड एट सुरेंद्र नगर। वहाँ पे हम बच्चों को जाके प्लेस करवाते हैं। उसके अंडर हमारे अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ काम होता है। बेसिकली हम कहें कि बच्चों के साथ, किशोरीज़ के साथ, दैट इज़ एडोलेसेंट कम्युनिटीज़ की जो लेडीज़ होती हैं, विमेन होती हैं, उनके साथ, और प्राथमिक शालास जो वहाँ पे है, स्कूल्स हैं, हम सारी जगह पे जाके काम करते हैं। इसके लिए हम बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक जो फोकस करने वाला है, दैट इज़ रनशाला का एक कॉन्सेप्ट है। रनशाला मीन्स एक ऐसी बस है रन के अंदर, दैट जहाँ पे सॉल्ट डेजर्ट है, जहाँ पे एक बस है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। पहले क्या होता था, जो एक गंतर ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने हट्स टाइप के प्रिपेयर करती थी। होता क्या कि वहाँ पे इतनी स्पीडी विंड्स वगैरह रहती हैं तो उड़ जाता था। अभी इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, तो उस डेजर्ट के अंदर छोटी छोटी बसेस ला के रखी हुई हैं, जिसके अंदर बहुत दूर से चल के स्टूडेंट्स आया करते हैं पढ़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स एक लर्निंग का एक जो थर्स्ट रहता है उनके अंदर, उनको वहाँ जाके फुलफ़िल होता है। सो हमारे स्टूडेंट वहाँ जाके अलग अलग थीम्स के साथ, हर रोज़ एक नई थीम्स के साथ अलग अलग रंगशालाओं में जाते हैं और वहाँ पे अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम हमेशा चीज़ों की ओर सवाल उठाते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ जवाब ढूंढा गया है कि अगर उनके पास अच्छा नहीं है तो हमें कैसे अच्छा उन्हें कर सकते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अलग अलग थीम के साथ, आप सोचिए जब बच्चों को सिखाते होंगे तो उन बच्चों का जो विकास होगा वो किस कदर आसान होता होगा। मेरे साथ फैकल्टी की ही एक और असिस्टेंट प्रोफेसर आसिफ़ा सिद्दीकी हैं। आसिफ़ा मैम से भी हम जानेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। मैम, आप वहाँ गए, बच्चों को लेकर गए, क्या देखा, क्या आपके दिल को छू गया? बेसिकली हम लोगों ने जैसे प्रिपेयर किया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ की तरफ से हमारे बच्चे वहाँ पे जाएंगे, तो प्रिपरेशन उसी तरह से हुआ था। जब हम वहाँ पे रन पहुँचे, एक्चुअली जब हमें वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, तो हमने देखा कि वहाँ पे सॉल्ट पैन वर्कर्स के घर बहुत ही स्पेर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बहुत ही दूर दूर था, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमारे एवरीडे लाइफ में हमें मिलता है, उनको बहुत ही लिमिटेड तरीके से उनको मिलता है, या फिर उनके बच्चे भी
आप वहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि बच्चों को एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टाइम टू टाइम मिल रहा होगा कि नहीं, उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये जो रंगशालाज़ है वहाँ पे बेसिकली ये फैसिलिटीज़ बनाया गया है, और वहाँ पे हम दूसरे लोगों से भी मिले जिन्होंने हमें ये बताया कि लाइफ वहाँ पे कितनी डिफ़िकल्ट रहती है। जो सॉल्ट पैन वर्कर्स है वो हर रोज़ वो खारे पानी में उनका डेली काम करना, फिर उनके बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं कि दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके एडुकेशन में वो रुकावट आ रही थी। तो लाइफ भी उधर बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमने देखा जो बड़े लोग हैं, जो फार्मर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पैरों में बॉडी पार्ट्स उनके डैमेज हो चुके होते हैं, फिर भी उनका लाइफस्टाइल उसी तरीके से चल रहा है, एंड दे आर हैप्पी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड सो दैट वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे वो लाइफ जो उन लोगों ने जिया है, उनके बच्चे उससे कहीं बेहतर ज़िंदगी जी पाए। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि एडुकेशन ले पाए उनके बच्चे। सो इसी वजह से रंगशाला में वहाँ पे दूर दूर से बहुत बच्चे आते हैं, थोड़े टाइम के लिए भी, जितने टाइम के लिए उनको मिलता है। तो बच्चे वहाँ पे बहुत ही अच्छे से, और हम लोगों ने देखा है कि बच्चे बहुत ही फिज़िकली बहुत ही अच्छे से भागा दौड़ना करना, उनका ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर बहुत ही अच्छा है। तो उसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट के बच्चों ने इम्प्लीमेंटेशन कुछ प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की है, तो वो हम वहाँ पे उनको दे पाए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और क्या रूटीन लाइफ रही उन लोगों की और किस तरह की चैलेंजेस आप लोगों ने देखी? वहाँ पे पानी की तो बहुत ही मतलब शहर से या फिर अलग गांव से उनके लिए पानी आता था, जो एक टंकी पानी उनको पूरे महीने के लिए चलाना पड़ता था, वो भी सिर्फ पीने के लिए, या फिर नहाने धोने के लिए भी उनके पास पानी नहीं रहता था। वो जो खारा पानी वो लोग यूज़ कर रहे थे, उनसे उनके बॉडी में एकदम ड्राइनेस सा वो दिखता था आपको। या फिर कहा जाए तो खाने पीने के लिए वो जो स्कूल्स के थ्रू प्रोवाइड होता है उनके लिए, वो खाने के लिए भी बच्चे वहाँ पे रेडी रहते थे कि अभी वो मील मिलने वाला है क्योंकि उनको। उन्हें खाना ही नहीं मिलता ठीक से। उनका पोषण अच्छे से नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए जो गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए खाना आ रहा होता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बच्चे स्कूल में वो अटेंडेंस के लिए आ जाते हैं। ये भी हमने वहाँ पे देखा। आप सोचिए हमारे बच्चों के फिंगर टिप पे खाना है कि आज हमें पिज़्ज़ा खाना है, आज हमें ये खाना है, ज़ोमैटो, स्विगी, या फिर घर में ही बच्चे जो चाहें बना के हम उन्हें फ़ौरन दे देते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो खाने के लिए तरसता है। नमक वैसे तो बहुत ज़रूरी होता है हर एक की लाइफ में, लेकिन वही नमक जब ज़्यादा हो जाता है तो खाना अगर इतना ख़राब हो सकता है, तो आप सोचिए कि दिन भर उसी नमक में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल पे कितना असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, जैसे मैम ने कहा कि बीमारियां उन्हें हो रही है, उनकी स्किन एकदम ड्राई है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, और उसी बीच वो लोग पूरे देश के लिए नमक पका रहे हैं। स्टूडेंट्स भी हैं मेरे साथ, उनसे भी पूछूंगी कि किस चुनौतियों से वो होकर गुजरे। नशिता है हमारे साथ। नशिता, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या देखा वहाँ, क्या समझा और क्या दिल को असर कर गया? तो पहली बात जो मेरे दिल को असर किया, वो हमने वहाँ पे जो सर थे उनको पूछा था कि हमें आप एक रीज़न बताइए कि ये बच्चे को इतनी पढ़ाई का शौक़ यहाँ पे क्यों है। तो वो सर ने बताया कि उनको वो फ्लेवर्ड मिल्क की जो थैली आती है इतनी छोटी सी, वो देते हैं। तो वो बच्चे सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक वहाँ पे बैठते हैं, सिर्फ वो एक दूध की थैली को पाने के लिए। तो वो एक बात मेरे दिल को बहुत छू गई। और दूसरी बात जो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे जाके, वो था कि वो लोग के चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल्स थी, वो लोग इतने वेलकमिंग थे। एक बार भी हमें ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि वो लोग हमसे अननोन थे। हमें ऐसा ही लगता था कि हम एक जुड़ है और हम उनसे कनेक्टेड है एक चीज़ से। तो और बच्चे जो थे वो मैम मैम, दीदी दीदी ऐसा करके बुलाते थे, तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। वहाँ फीमेल्स को भी आपने देखा होगा, कुछ समझा होगा, उनकी कैसी परेशानियाँ आपके सामने आई? परेशानियाँ तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि वो लोग के पास पैसे की कमी होती है, खाने पीने की कमी होती है, रोज़ की जो चीज़ें होती है वही उन लोगों की सेटिस्फाई नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो हर्ट कर जाती है। तो जब हम किशोरी में गए थे तो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी मैं। तो वहाँ पे जो किशोरी, वो एडोलेसेंट गर्ल्स जैसे मैम ने बताया,
तो हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि आप बड़े होके किसी के अंदर काम करना चाहोगे या फिर अपना खुद का चालू करना चाहोगे। तो उन्होंने बताया कि 100% जो गर्ल्स थी सब ने बताया कि हमें खुद से कुछ चालू करना है जिससे कि हम मम्मी पापा का नाम आगे रोशन कर सके ऐसा। तो फिर हमने उनको कुछ वेज़ बताए कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो फिर वहाँ पे एक मैम थी, तो वो मैम ने आइडिया दिया कि आप इयररिंग्स बनाओ और वो मैम की शॉप है, वो वहाँ पे सेल करेंगे 10-10 20-20 रुपए के लिए। वे भी इतने खुश हो जाते थे कि उनके चेहरे पे बहुत ही मुस्कुराहट आ जाती थी। जिंदगी हर जगह फैली हुई है, लेकिन जब हम उसे महसूस करते हैं तो तब वो दर्द, वो चुनौतियाँ और डे टू डे स्ट्रगल सामने आता है। सॉल्टमैन की अगरिया की बहुत सारी बातें आपने कहीं सुनी होगी, और ये बच्चे जब उनसे रूबरू हुए तो उनके दिल को भी ये सारी चीज़ें छू गई, और इसीलिए आज ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ रीना है। रीना, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ जो देखा उसे कैसे बदल सकते हैं? गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है और हम उसमें कुछ क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग गए थे वहाँ पर, तो जब हम लोगों ने हमारा इम्प्लीमेंटेशन किया, यहाँ पे हमने काम किया उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ, तो जो वहाँ के शिक्षक थे उन्हें हमारे जो नए नए आइडियाज़ थे, क्रिएटिव आइडियाज़ थे, उन्हें बहुत पसंद आया। जो इजी, जब से आसान तरीका होता है बच्चों को चीज़ें सिखाने का, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी आइडियाज़ उन्होंने हमें लिए भी। और अगर तकलीफ़ों की बात करें तो वहाँ पे पढ़ाई होती है बस में, आपने अभी जाना कि उस पे बस में पढ़ाई होती है। तो जब गर्मी आती है, गर्मियों का मौसम आता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि वहाँ पे पंखे भी लगाए हैं, सोलर पैनल की वजह से पंखे चलते हैं, मगर फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बाद बच्चे, फिर भी उनका वो कॉन्फिडेंस कम नहीं होता कि हम नहीं पढ़ेंगे, और इतनी ज़्यादा गर्मी में भी उन्हें वहाँ बैठकर पढ़ना पड़ता है। तो वो एक उपाय निकालते हैं, तो वो बस की जो छाँव होती है वहाँ पर वो पढ़ते हैं। तो और जब वही शाम हो जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। एक क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, दूसरा जैसे कि आपने बोला कि वहाँ पर जो सॉल्ट मैन होते हैं, जब वो पानी में काम करते हैं तो उनके कभी कभार पाँव में लग जाता है, और पानी जो नमक की वजह से उस पर घाव और ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह उन्हें और प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, और उनके पैर ड्राई होते हैं यहाँ पे चल के, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि वहाँ पे बिना चप्पल के चलते हैं बच्चे, और जो वहाँ पे घर होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, 2-2 किलोमीटर के दूर होते हैं। और अगर ये घर कैसे थे वहाँ पर? जैसे सूत के जो हमने बोरियां देखी होगी, वो बोरियों से पूरा ढका हुआ है पूरा ऊपर से, और वो उसी में रहते हैं। अब अगर उनको उनका काइंडनेस देखना चाहोगे आप, तो वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे होल बना कर रखते हैं पक्षियों के लिए, ताकि पक्षी वहाँ ज़िंदा रह सके। इतनी मुसीबत में भी होने के बावजूद भी वो दूसरों को वो प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे ऐसे रह सके। वहाँ पे डॉगी भी होता है, कुत्ते भी थे वहाँ पे, तो वो लोग उनको खिलाते हैं। छोटे छोटे पक्षियों के लिए वो लोग घर बनाते हैं वहाँ पे। इतना मतलब वो खुद तो रहते ही हैं, दूसरों के लिए भी वो बहुत कुछ करते हैं। और अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो हाँ, अभी कुछ फैसिलिटीज़ दी गई है, जैसे कि वहाँ पे टीवीज़ थी, टच स्क्रीन टीवी थी, तो उस पर वो लोग कभी कुछ अच्छे वीडियोस दिखाने हो तो बच्चों को दिखाते हैं, ताकि वो इजी वे हो जाए सीखने के लिए। तो अगर मेरा ओपिनियन ऐसा है कि जो उनके पैर ड्राई हो जाते हैं तो ठंडी में, अगर हम उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सके जिससे कि वो अपने हाथ पैर को थोड़े सेफ रख सके तो अच्छा रहेगा। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमने ये भी देखा है कि उनको कुछ फूड प्रोवाइड किया जाता है। जब हम वहाँ पे काम कर रहे थे तो बच्चों को चिक्की दी जा रही थी वहाँ पे खाने वाली, तो वो बच्चे बहुत खुश थे। इवन वो इतने ज़्यादा शेयरिंग थे कि वो हमको भी दे रहे थे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ, अगर अभी यहाँ की बात की जाए तो बच्चे वो चीज़ कभी शेयर नहीं करते, उनके शेयरिंग वाला इतना नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो हमें देते हैं। और एक और चीज़ था कि जो वहाँ के जो लोग थे इतने ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं कि अगर आप वहाँ पे जाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरा घर है ही नहीं, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं। वो इतने वेलकमिंग, जैसे आपको आपके घर का मेंबर हो, वो आपको उसी तरह रखते हैं। तो एक बार की बात है, हमारे स्टूडेंट जब वहाँ पे काम कर रहे थे, हमारे दोस्त, तो वो वहाँ पर गए थे वहाँ पे जांच करने के लिए कि जो सॉल्ट फार्मिंग में जो लोग हैं वहाँ पे वो कैसे रहते हैं। तो जब वहाँ पे गए वो, तो जो उनकी छोटी बेबी, वहाँ पे एक मैडम थी, उनकी छोटी बेबी थी, आई थिंक 8-9 महीने की, इतना प्रॉपर याद नहीं है मुझे, पर इतना याद है कि 8-9 महीने की बच्ची थी। उसको वो दूध दिया था गवर्नमेंट की तरफ से जो देते हैं।
तो जो हमारे वहाँ पे स्टूडेंट गए थे काम करने के लिए, उन्होंने अपनी बच्ची का जो दूध था उससे उन्होंने चाय बना के उनको पिलाई, बिकॉज़ हम शहर के तो हमें दूध वाली चाय की आदत होती है, तो उन्होंने उसके लिए सेक्रीफाइस करके उन्होंने हमें पिलाया। हमने उनको मना भी किया कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बताया भी नहीं कि हमने ऐसा किया, हमने बाद में उनको पूछा तब जाके उन्होंने बताया। यानी कि इतने ज़्यादा वो वेलकमिंग होते हैं, इतना सेक्रीफाइस करने के बावजूद, इतनी मुसीबत झेलने के बावजूद भी वो कभी भी मेहमान नवाजी में कभी भी कमी नहीं छोड़ते। वहाँ पे असली कहावत देखने को मिलती है कि अतिथि देवो भव, वहाँ पे ये देखने को मिलता है असल में। अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत की परंपरा रही है। कोई भी तबके का व्यक्ति हो, लेकिन उसके मन में वो भावना तो ज़रूर होगी कि हर एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ आता है हम उसको अच्छे से वेलकम करें। और ये चुनौतियों के बीच भी एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखने मिला। मुझे लगता है ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इनके लिए ज़रूर होगा, क्योंकि उन्होंने जिस नज़दीकी के साथ गरीबी को देखा है, डे टू डे लाइफ के स्ट्रगल को देखा है, शायद उन्हें ज़िंदगी भर ये याद रह सकता है। फिर एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा धामी से मैं बात करूंगी और मुझे ये चीज़ पूछनी है कि वहाँ सब्जियाँ कैसे मिलती थी, वहाँ दुकानें थी कि नहीं। मैम, वहाँ डे टू डे रूटीन लाइफ कितनी चैलेंजिंग थी, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है बहुत दूर दूर तक रेगिस्तान होते हैं, तो वहाँ क्या सब्जियाँ मिलती है, क्या वहाँ हमारे जैसे दूध और सारी चीज़ों की दुकानें होती हैं? जैसे कि आपने कहा, वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, ओनली बैरन लैंड्स होती हैं। और अगर आप देखें जो नियरेस्ट शॉप भी होगी तो इट विल बी अप्रॉक्स 25 किलोमीटर्स के दूरी पे होगी। तो सब्जियां तो कुछ नहीं खाते हैं जनरली, जो दाल है या फिर उसमें कुछ हल्दी डाल के, ये सारी चीज़ें मीन्स जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो कंज्यूम नहीं करते हैं। दूध भी देखा जाए तो कोई कैटल रेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो दूध तो मिलने से रहा वहाँ पे। तो ये वहाँ की जो बेसिक नीड्स हैं वो भी बच्चों को नहीं मिल पा रही है। हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पे माल नरिश्ड हैं। अगर हम उनको देखें, जो उनके फिज़िकल सिम्टम्स हैं, लाइक उनके पेट एकदम से बाहर आ जाता है, उनके जो हेयर्स होते हैं, उनका कलर हमने देखा हेयर का बहुत अलग है, जो सीधे सीधे दिखाता है कि बच्चे कितने ज़्यादा वहाँ पे माल नरिश्ड हो रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं फूड को लेके वहाँ पे। और क्या एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक बार हम जब रन के अंदर थे तो हम सॉल्ट फार्मिंग जहाँ पे होती है उस जगह पे गए, उन खेतों में गए, तो वहाँ के लोगों ने बोला कि एक बार आप हल्की सी उंगली डाल के देखिए कि कैसा लगता है। जैसे ही हमने उसके अंदर उंगली डाली तो स्टार्ट बर्निंग, पूरा जलने लगा। तो वो देखकर जो लोग वहाँ पे नंगे पैर उस खेतों के अंदर जा रहे हैं और वो पैर उनके इतने ज़्यादा डिटोरेटेड मीन्स पूरे ख़राब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इवन हमें ये पता चला बाद में जाके कि जब उनका क्रिमिनेशन होता है, अंतिम संस्कार होता है, तो भी वो पैर जल नहीं पाते हैं अच्छे से। तो आप सोचिए कि उनकी लाइफ ऑलरेडी जल चुके होते हैं। एग्जैक्टली, वो पूरे जल चुके हैं और इतना ज़्यादा उसके अंदर सॉल्ट जा चुका है कि नॉर्मल फंक्शनिंग उनकी नहीं हो पाती है। और एक और जो मेन बात है, वहाँ के लोगों की एजिंग बहुत जल्दी हो रही है। मींस उनकी जो लाइफ है दैट इज़ अराउंड 55 to 56 में वो एक बहुत ओल्ड एज अटेन कर ले रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उनके घर बहुत दूर होते हैं, बच्चे इतने दूर दूर से पढ़ने को वहाँ पे आ रहे हैं, तो कैसे बुलाएं उन बच्चों को कि अब स्कूल का टाइम हो गया। तो वहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करी जाती है मिरर रिफ्लेक्शन की। वो सामने से मिरर दिखाते हैं, जो रिफ्लेक्शन वहाँ पे होता है बार बार वो दिखाते रहते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं दौड़ते हुए वो रंगशालाओं की तरफ को आते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट के साथ हमारा भी रहा है उस जगह पर जाने को, और हमने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। जितना हमने दिया नहीं, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी जो हमेशा ही स्टूडेंट को बेसिक लाइफ से जुड़ना सिखाती हैं, और फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि सीधे सीधे लाइफ स्टाइल को, ह्यूमन डेवलपमेंट को असर कर सके, उन्हें छू सके, उन पर कोई रिसर्च ला सके। वो सारी बातें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम जानते हैं, लेकिन शायद उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं। सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। एडवांस टेक्निक के साथ हम जी रहे हैं, उन एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल भी हमें कहीं ना कहीं वहाँ करना होगा, क्योंकि वो भी एक तरीके का किसान है जो नमक उगाता है, नमक पैदा करता है। मेरे पास आज शब्द शायद थोड़े से कम पड़ जाते हैं जब मैं ऐसी चीज़ों को हैंडल करती हूँ, लेकिन आप वीएनएम
को इसीलिए देखते हैं क्योंकि वीएनएम पर हम इसी तरीके की बातें आपसे शेयर करते हैं जो हम सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सबको अफेक्ट करती है। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। ये कहानी इतनी दर्दनाक है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 2400 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम।